वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 पर आप सभी वॉचर्स और व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 90A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और अगर बात हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की करें तो सेक्शन 93 तक कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे की जो सेक्शन है सेक्शन 91 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और उसकी कॉरेस्पेंडिंग सेक्शन अगर नए लॉ की बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की तो उसके अंदर ये सेक्शन 94 हो जाती है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन 91 और नए लॉ की सेक्शन 94 के बारे में डिस्कस करेंगे। किस बारे में ये बात करती है सेक्शन? ये सेक्शन बात करती है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपके, कोई संविदा है, कोई ग्रांट है, मान लो कोई अनुदान है या कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, किसी संपत्ति का निपटान है, किसी प्रॉपर्टी का निपटान करना है, आपको डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी करना है, जिसको रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको आपने क्या कर लिया, उसकी कोई टर्म्स कंडीशंस को क्या कर लिया, आपने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर फॉर्म में लिख लिया, रिड्यूस कर लिया है। तो उस बारे में क्या लॉ है, क्या स्थिति होगी कोर्ट के अंदर, कौन सा एविडेंस आप दे सकोगे, इसके बारे में मैं इस सेक्शन के अंदर आपको बताऊंगा। तो बात कर लेते हैं आज की सेक्शन की। तो सेक्शन जो 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो सेक्शन 91 जो है वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 94 हो जाएगा। तो पहला तो चेंज आपको यह देखने को मिलेगा। बाकी इस सेक्शन के अंदर और कोई चेंज है नहीं। तो इस सेक्शन को मैं एक बार आपको डायरेक्ट रीड कर देता हूं, फिर आपको एक एग्जांपल के साथ आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझा दूंगा। तो व्हेन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ अ ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ ग्रांट, एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट की कोई शर्त हो गई या कोई अनुदान दिया गया है तो उसके साथ कोई कंडीशंस हो, या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आप कर रहे हो तो उसके साथ कोई कंडीशंस हो। तो तीन चीजें, तीनों के साथ कंडीशंस वाली बात है। हैव बीन रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, जिनको क्या कर लिया गया, रिड्यूस कर लिया गया है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मतलब आपने उनको क्या रिटर्न में लिख लिए हैं वो कंडीशंस। तीनों चीजों में से किसी भी चीज की हो सकती है। एंड इन ऑल केसेस इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बात ये, या तो आपने आपसी सहमति से कर लिया हो इस चीज को, दूसरी बात ये कि वो लॉ ही ऐसा रिक्वायर करता हो, एक विधि के द्वारा ही ऐसा आवश्यक है कि उसको आपको रिड्यूस करना है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, मतलब उसको आपको रिटर्न में ही लिखनी है उस तरह की शर्तें। अगर इस तरह की कोई कंडीशंस है, तीन चीज़ों में से आप, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे वो ग्रांट अनुदान की बात हो, चाहे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो, संपत्ति के निपटान की बात हो, तो तीनों ही चीज़ों में या तो आपने आपसी उससे कर लिया हो सहमति से, या कोई लॉ ही ऐसा है जो कहता है नहीं ये डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न में ही होगा, बात खत्म, ऐसा रिक्वायर है लॉ की जरूरत तो हो। तो कोई भी एविडेंस नहीं दिया जा सकेगा इसके प्रूफ के लिए। किसके प्रूफ के लिए? कॉन्ट्रैक्ट के प्रूफ के लिए, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टर्म ऑफ ग्रांट के लिए, टर्म ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, अदर देन, जो एक्सेप्ट वर्ड यूज करा उसकी बात समझ लेते हैं। किसके अलावा? अगर उसको प्रूव करना है तो वही डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होना चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या सेकेंडरी एविडेंस। अगर इट्स कंटेन्ड इन केसेस विद सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेन। सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकोगे आप? अगर वो एडमिसिबल हो लॉ के द्वारा। तो सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन, और नए लॉ की बात करें तो सेक्शन 60 हो गई थी इसकी कॉरेस्पेंड। तो उसके अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, डॉक्यूमेंट के
रिलेशन के लिए कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकोगे, इसके बारे में बताया था हमें सेक्शन 65 और नई लॉ की सेक्शन 60 के अंदर। ऐसे ही प्राइमरी एविडेंस आप डॉक्यूमेंट के लिए कब दे सकोगे, तो 64 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या हुई 59 नई लॉ में। प्राइमरी एविडेंस होता क्या है वो 62 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन क्या हो गई नई लॉ में 57। ऐसे ही सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है 63 हो गई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, और नई लॉ के अंदर ये सेक्शन 58 हो जाती है। तो अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रूव करनी है, टर्म ऑफ ग्रांट प्रूव करनी है, या टर्म ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, जो आपने अपनी आपसी सहमति से उसे रिड्यूस कर ला डॉक्यूमेंट पे, या कोई लॉ के द्वारा ही ऐसा रिक्वायर था कि उसको रिड्यूस करना ही है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, तो वो आपने कर लिया हो, तब अगर इस चीज को प्रूव किया जाना है तो वो कहते हैं कि कोई भी आप एविडेंस नहीं दे सकोगे इस चीज को प्रूव करने के लिए, इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट दो चीजें, तो वो डॉक्यूमेंट खुद दे दो आप, या फिर सेकेंडरी एविडेंस दे दो। बस सेकेंडरी एविडेंस कब आप दे सकोगे, जब वो एडमिसेबल हो लॉ के द्वारा, और लॉ के द्वारा एडमिसेबल मतलब 65 और नए लॉ में सेक्शन 60। इतनी सी बात। अब इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जो है तो आपका प्री का क्वेश्चन है यहां से। तो एक्सेप्शन 1 तो ये कहता है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing why which he is appointed need not be proved। तो ये कहते हैं कि हमें बता तो दिया कि कोई कंडीशंस ऐसी हैं तो आपको वही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, पर ये कह रहा है कि कोई एक लोक अधिकारी है, कोई एक पब्लिक ऑफिसर है, उसकी लॉ के द्वारा ही ऐसा रिक्वायर है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो राइटिंग में ही होगी, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिड्यूस करके ही होगी। तो इस तरह किसी की अगर अपॉइंटमेंट हुई है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक पब्लिक ऑफिसर की तरह काम करता हुआ ही दिखा रहा है, तो उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट को लेकर अगर कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि उसकी अपॉइंटमेंट को लेकर उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक्सेप्शन 1 हुआ। दूसरी एक्सेप्शन, बिल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। अब इसको समझते हैं। बिल है, कोई वसीयत है, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो जो वसीयत है वो अगर एक्सेप्ट कर ली गई है, एडमिटेड कर ली गई है इंडिया के अंदर प्रोबेट के द्वारा, तो उसे प्रोबेट के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा। क्या होता है प्रोबेट? प्रोबेट एक वसीयत को, प्रोबेट एक ऐसे मान लो कि कोर्ट की सील लगा हुआ एक सर्टिफिकेट होता है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं, ये आप सपोज करो, एग्जांपल मैं दूं आपको, किसी ने बिल करी और उसकी डेथ हो गई, तो बिल में ही लिखा होता है कि ये एग्जीक्यूट कौन कराएगा, इसको निष्पादित कौन करेगा, या लिखा होगा कि उसकी लीगल हायर वगैरह के बारे में। तो ये तो एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट कराएगा, तो वो क्या करेगा, प्रोबेट सर्टिफिकेट लेगा उसके लिए कोर्ट से, या अगर वो नहीं ले रहा है तो उसकी जो लीगल हायर होगी वो लेंगे प्रोबेट सर्टिफिकेट। तो ये यही कह रहे हैं कि कोई बिल है और उसका अगर आपको इंडिया के अंदर प्रोबेट एडमिटेड हो गई है, वो एज मतलब प्रोबेट उसका बन गया, प्रोबेट सर्टिफिकेट दे दिया गया आपको, तो उस बिल को आप प्रोबेट के द्वारा प्रूव कर सकोगे। इतनी सी बात हमें ये बताइए जो इसके एक्सेप्शन थे। अब इसके 3 जो है वो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है। दिस सेक्शन अप्लाई इक्वली टू केसेस इन विच द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिफर टू आर कंटेन इन वन डॉक्यूमेंट एंड to cases in which they are contained in more document than one। तो ये कह रहे हैं कि इस संहिता के जो इस सेक्शंस के जो सेक्शन जो ये है वो बराबर अप्लाई होगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे ग्रांट्स की बात हो, चाहे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो, जिसके अंदर सम्मिलित हो वन डॉक्यूमेंट, और अदर केसेस में वो डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं अदर देन, तो ये इक्वली अप्लाई होगी। इतनी बात ये कहती है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण है, वो ये कहता है कि वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल देन वन ओरिजिनल ओनली नीड बी प्रूव। ये कह रहे हैं कि जहां पे एक से अधिक ओरिजिनल है, एक से अधिक मूल है, तो वहां किसी एक ओरिजिनल के द्वारा आप प्रूव
कराने की आपको आवश्यकता है केवल। मान लो कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो सेम, तो आपको कह रहे हैं कि आप किसी एक को प्रूव कर दो, बस एक को आवश्यकता है प्रूव करने की, बाकी की ज़्यादा को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है, स्पष्टीकरण नंबर 3 जो है, वो ये कहता कि द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट है किसी भी डॉक्यूमेंट में, वॉट एवर ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रिफर टू इन दिस सेक्शन, तो उसमें कोई ऐसा फैक्ट है जो अदर देन, इस सेक्शन के अंतर्गत जो टर्म्स वगैरह फैक्ट की बात करी उसके अलावा है, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact, तो उसको आप प्रिक्लूड कर सकते हो एज एडमिशन ओरल एविडेंस के द्वारा, और वो एडमिसेबल भी होगी सेम फैक्ट के लिए। बस इतनी सी बात ये करती है सेक्शन। इलस्ट्रेशन इसके मैं आपको बाद में बता दूंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस सेक्शन का पूरा एक निचोड़ बता देता हूं आपको। आप ऐसे समझो कि एक ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ये ए व्यक्ति है, इसने बी से लोन लिया, मान लो ये दोनों फ्रेंड है और ए ने बी से लोन लिया, 10,000 रुपये लोन लिया सपोज करो। अब अभी जब इसने लोन लिया तो एक आपस में बातचीत कर ली, पर लोन लेना चूंकि हमारे लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसे डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिड्यूस होना चाहिए, मतलब उसकी रिटर्न होनी चाहिए, लिखा पढ़ी होनी चाहिए। तो इन दोनों ने क्या करा, यहाँ पे लॉ के द्वारा तो रिक्वायर था ही, इन दोनों क्या करा, आपस में मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उसके अंदर टर्म कंडीशन लिख दी कि ये जो 10,000 रुपये तू ले रहा है वो 15% ब्याज पे ले रहा है, एक तो पहले सालाना, और तुझे मान के चलो कोई कि 10/8/2024 तक ये पैसे वापस करने हैं, ये डेट बता दी इसको, इस परसेंट ब्याज के साथ इतनी वापस करनी है। अब ये डेट आने से पहले ही ये जो ए व्यक्ति है, जिसने लोन लिया था बी से, अब ये ओरल एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि मेरे पास पैसे पहले हुए या नहीं हुए, तो इसको ना मानते हम कोई और कंडीशन ओरली कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब डिस्प्यूट कोई कोर्ट के अंदर उठता है इस चीज को ले गए इस टॉपिक के ऊपर, तो ये सेक्शन जो 91 है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन जो इससे संबंधित सेक्शन 94 नए लॉ की है, वो बड़ा क्लियर कह रही है कि इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट ये जो इन्होंने तैयार करा था, इन दोनों ने जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, जो इसके अंदर कंडीशंस लिखी जो रिटर्न में, जो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट करा इन्होंने रिड्यूस, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रूव किया जा सकेगा, या कोई सेकेंडरी एविडेंस दे दो आप। पर सेकेंडरी एविडेंस आप कब दे सकोगे, वो 65 के अंदर बताया है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन 60 के अंदर, कि सेकेंडरी एविडेंस कब कब दिया जा सकेगा और वो कब कब एडमिसिबल हो। तो यहाँ पे यही बता रही है, तो वो डॉक्यूमेंट के द्वारा प्रूव कर दो, नहीं तो सेकेंडरी एविडेंस दे दो, पर सेकेंडरी एविडेंस तभी दे सकोगे जब वो एडमिसिबल हो लॉ के द्वारा। इतनी सी बात। एक्सप्लेनेशन इसके 2 हमें ये बता दिए कि अगर कोई लोक अधिकारी है, वो लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसकी अपॉइंटमेंट मतलब कैसे होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति जो है वो डॉक्यूमेंट रिड्यूस करके होनी चाहिए, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक अधिकारी की तरह दिखा रहा है, वो काम करता और दिखा रहा, तो उसकी अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई बिल है जिसे इंडिया के अंदर एज अ प्रोवेट एडमिट कर लिया गया है, तो उस बिल को प्रोवेट के द्वारा ही साबित किया जा सकेगा। 2 इसके एक्सेप्शन है बस, और इससे ज्यादा इस सेक्शन के अंदर आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेप्शंस जो इसकी हैं, इन दोनों से क्वेश्चंस प्री में आपके बनते हैं। एक्सप्लेनेशन आप समझ लेना, बाकी इलस्ट्रेशन आप इसके खुद पढ़ लेना। मैं एक आध इलस्ट्रेशन बता देता हूं, जैसे कि इफ अ कॉन्ट्रैक्ट वी कंटेन इन सेवरल लेटर्स। अब आप ऐसे मान के चलो कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो सेवरल लेटर्स में होता है, बहुत सारे पत्रों में होती है, उसके साथ बहुत सारे पत्र समाविष्ट हैं, कंटेन्ड है। ऑल द लेटर इन विच इट इज कंटेन मस्ट बी प्रूव। तो ये कहते हैं कि भाई साहब जो सारे लेटर हैं उन्हें उस लेटर के द्वारा ही प्रूव किया जाना चाहिए, बस जिसके अंदर ये समाविष्ट है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर सम्मिलित है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे मस्ट बी, उसे प्रूव होना चाहिए, प्रूव होना उसका आवश्यक है, अति आवश्यक है। इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन अ सेट ऑफ 3,
कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय पत्र है कोई, जिसे बनाया गया, ड्रॉन किया गया, तीन सेट में बनाया गया है, तो वन ओनली नीड बी प्रूव, तो उनमें से कोई एक के द्वारा कोई एक को केवल आपको प्रूव करने की आवश्यकता है बस। तो ये थे इसके कुछ इलिस्ट्रेशन, बाकी आप पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इलिस्ट्रेशन से कुछ आंसर क्वेश्चन बनने नहीं है, कॉन्सेप्ट के लिए आप इनको पढ़ लीजिए। सिंपल सी स्टोरी यही है कि कोई व्यक्ति है, अगर उसे ग्रांट के लिए, कंट्रैक्ट के लिए कोई टर्म है, ग्रांट के लिए कोई, ग्रांट अनुदान के लिए कोई उनकी टर्म है, या डिपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई उनकी टर्म है, तो वो दोनों एक तो आपसी सहमति से कोई डॉक्यूमेंट रिड्यूस कर लेते हैं, या फिर कोई लॉ के द्वारा ऐसा कि वो डॉक्यूमेंट रिड्यूस होना, मतलब कोई लिखा पढ़ी कर लेते हैं अपने राइटिंग में, तो उस डॉक्यूमेंट के द्वारा ही उस चीज को प्रूव किया जा सकता है, या फिर सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस तब दिया जाएगा जब लॉ के द्वारा एडमिसेबल हो, मतलब 65 न्यू लॉ 60। एक्सप्लेनेशन इसके दो है कि लॉ अधिकारी अगर अपॉइंट हुआ है और उसका लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि उसकी अपॉइंटमेंट रिटर्न में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिड्यूस करके होनी चाहिए, तो ऐसा अधिकारी अपने आप को दिखा भी रहा है कि वो अधिकारी की तरह काम कर रहा है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है उस डॉक्यूमेंट के द्वारा। कोई बिल है जिसको एज अ प्रोबेट इंडिया के अंदर एडमिट कर लिया गया है, तो उस बिल को प्रोबेट के द्वारा ही आपको प्रूव कर सकते हो आप। एक्सप्लेनेशन इसके मैंने आपको समझा दिए थे। थैंक यू सो मच। आज की सेक्शन के अंदर सिर्फ इतना ही था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब करके इजीली मेरी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर भी क्यूआर कोड, आप जो हमारे टेलीग्राम का क्यूआर कोड है उसको भी स्कैन करके आप इजीली मेरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक बात और, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल इससे आगे की सेक्शन को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।